आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। कार्यक्रम है मन की आंखों से। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। ये रेडियो मधुबन में ही आपने ट्यून किया है और कार्यक्रम मन की आंखों से है। तो थोड़ा सा बदलाव के लिए हम अपनी मेहमान के साथ आपका स्वागत किया है और अभी हम स्वागत करते हैं आज के हमारे मन की आंखों से इस कार्यक्रम के मेहमान को। आप है बंसीलाल जी। जैसे आवाज की दुनिया के उस्ताद है, आपने परिचय तो ले लिया है उनका, ऐसे ही बहुत सारी खूबी है उनके पास। हम इंटरव्यू के दौरान एक एक करके उनसे परिचय भी लेंगे, जानकारी भी लेंगे और उनकी कला का भी आनंद लेंगे। तो दोस्तों, इस आवाज की दुनिया के उस्ताद बंसीलाल जी को हम रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद मैडम आपका। तो बंसीलाल जी, आपने पहली आवाज से ही सभी का मन मोह लिया है और सभी के चेहरे की मुस्कान लेके आए हैं। और हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमेशा इतना मुस्कुराते हुए खुश कैसे रहते हैं? ये तो प्राकृतिक है और इसका तो सही सही कारण मुझे भी नहीं पता, और जो जैसा रहता होगा ना, शायद उसको किसी को नहीं पता होता होगा। जी, और हमारा जो रेडियो मधुबन का टैगलाइन है, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए। जी हाँ, आप इसका प्रतिरूप हैं। थैंक यू। तो ये जो अलग अलग आवाज निकालने का आपने कहाँ और कैसे सीखा है इसको? ये देखिए, सीखा नहीं जाता है, ये माहौल में रहते रहते कहीं न कहीं से अपने आप हो जाता है। जब मैं छोटा था और हरिद्वार श्री स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय में पढ़ता था, तो वहाँ एक गुजराती माई थी तो बुजुर्ग, पर नाम था उनका बच्ची। अच्छा। तो पहले मैं उनकी आवाज निकाला करता था और कुछ गुजराती वर्ड बोला करता था। खैर, तो मैं बड़ा हो गया, वो आवाज नहीं निकलेगी जी। और फिर कुएं में बाल्टी जब पानी भरते हैं ना, डूबती है तो वो कैसे गिरती है वो निकालता था। हाँ, वो कोयल की आवाज बनाता था। आप बताइए फिर वो। अच्छा, कोयल और वो तो नहीं निकलेगी, और बच्ची माई की आवाज तो नहीं निकलेगी। पर जो कुएं में बाल्टी गिरती थी, वो ऐसे, वो जब कुछ ऐसा होता था, पानी खींचते तो कुएं में बाल्टी गिरती, कुछ इस तरह से होती थी। जी। तो ये पहली बार 18 मई को एक प्रोग्राम हुआ था 1985 में, वार्षिक उत्सव हुआ था। तब उस समय मैंने पहली बार ये 2-3 आवाजें बनाई थी। अच्छा, फिर ये किसकी वार्षिक उत्सव थी? वो हमारे स्कूल का ही था, श्री स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय का। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो इस तरह से आवाज बनती थी। फिर हमारे जो कुछ अध्यापक थे, उनकी भी हम नकल बनाते थे। हाँ, अब एक टीचर और थी, उसकी नकल तो बनेगी नहीं, वो लेडी है और बचपन का समय था। और ये एक टीचर और थे जो हमें हस्तकला सिखाते थे। अच्छा। कुर्सी बनाने वगैरह, उनकी भी नकल बनाया करता था। तो लोग बड़े मजे से सुना करते थे उस समय भी। ये बात है। बहुत सुंदर। तो बंसीलाल जी, जैसे आप कहते हैं कि बचपन से ही आपने स्पेशल स्कूल से पढ़ाई किया, तो आपकी दृष्टि बचपन से ही नहीं थी? जी हाँ, दृष्टि मेरी बचपन से ही नहीं, पैदाइश ऐसी है। अच्छा, क्या हो गया था उस समय? डॉक्टर्स ने क्या बताया था? कुछ भी नहीं, पैदा ही हम इसी नेत्रहीन अवस्था में हुए थे, और डॉक्टर मिश्रा थे एक मंदसौर में कोई, तो उन्होंने बोला कि आप कहीं भी चले जाइए, इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, मतलब आंखें की पुतलियां खुली नहीं? जी हाँ, आंखों की पुतलियां है ही नहीं। ओके, ओके। तो आपकी माँ बाप ने फिर उस समय क्या सोचा? उस समय तो कुछ सोचने का था ही नहीं, किसी डॉक्टर ने भी नहीं बताया कि आप इसको कहाँ ले जाएंगे। फिर हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर पिपलिया मंडी शहर में गायत्री परिवार वालों का मंदिर बनना था जी। गायत्री माता मंदिर बनना था। तो उन गायत्री परिवार की विशेषता है कि जिस एरिया में वो बनाते हैं मंदिर, वहाँ की लोकल कम्युनिटी में से ही अपने सदस्य को हायर करते हैं, वो पैसे उगाही करने के लिए। तो उसमें से कुछ मेरे पिताजी के मित्रगण थे जी। तो वो कहीं मिले इधर उधर गांव के अंदर, तो बोले कि आप माता भगवती का मंदिर बन रहा है, तो आप उसके सहयोग के लिए 151 रुपए दें। अच्छा। तो पिताजी बोले कि अभी तो यहाँ गांव में और भी बड़े बड़े कुर्मी पाटीदार लोग हैं, पहले उनसे लीजिए, हम तो गरीब आदमी। आप हमारे मित्र हैं, हम आपसे शुरू करेंगे। भगवती माँ के दरबार में कोई अमीर गरीब नहीं होता। तो फिर वो उनको घर लेकर आए, और घर में उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने हरिद्वार में जो श्री स्वामी अजरानंद अंध विद्यालय, वहाँ का पता उन्होंने दे दिया। फिर उन्होंने पत्र लिखा, वहाँ से ये विवरण मांगा कि कैसे
पूरी व्यवस्था कैसे है, तो उन्होंने मुझे वहाँ मेरा दाखिला करवाया था स्कूल में। जी हाँ। अच्छा, तो क्या उम्र थी जब आप स्कूल में गए पहली बार? 8 साल का था। 1983 में 26 अगस्त गुरुवार शाम को 4:30 बजे मेरा एडमिशन हुआ था। अच्छा इतना अच्छा याद है आपको? जी हाँ, मुझे छोटा था पर संडे मंडे तो नहीं आता था, पर ये सोमवार मंगलवार बुधवार ये सब याद हो गया था। तारीख याद हो गई थी कि महीने में इतने दिन होते हैं जी, ये सब धीरे धीरे सुनते सुनते याद हो गया था। हमारे घर में एक कैलेंडर होता था जिसका एक रोज पेज फाड़ना होता था। अच्छा, तो वो रोज एक पेज फाड़ते थे बोल बोल करके। अच्छा, तो इस तरह से पता लग गया। सुंदर। तो आपकी मम्मी पापा क्या करते थे, माता पिता? हमारे माता पिता खेती कर। ओके, एमपी में? हाँ जी। दोनों खेती करते थे? हाँ। तो किसान परिवार के होने के नाते वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाया आपको इलाज वगैरह के लिए? नहीं, इलाज की तो डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि जिसकी आंख है ही नहीं जन्म से, अच्छा, तो उसकी तो आंख का कोई इलाज है ही नहीं, तो एफर्ट करने ना करने। अंदाजा लगाने की कोशिश नहीं की क्या डॉक्टर्स ने कि गर्भावस्था में कुछ ऐसा डेफिशिएंसी हुआ था, क्या हुआ था, किस कारण से आंखें नहीं बन पाई? इतनी डॉक्टर कहाँ जानकारी देते हैं किसी को। अच्छा, वो इतनी जानकारी देना उचित शायद नहीं समझते होंगे, क्योंकि ये लोग समझते होंगे गांव की जनता इतना कहाँ समझेगी। बस उन्होंने सीधा कह दिया जब पैदा हो ही गया है तब इसका इलाज तो कुछ है ही नहीं, बस सीधा कह देगा आप इसका कहीं इलाज नहीं पा सकते। ये बात है। ओके। सो बंसीलाल जी, आपकी जीवन की यात्रा तो शुरू हो गई। अभी फिर बचपन से ही आपको हॉस्टल में ज्वाइन किया, तो माता पिता का प्यार, और आपकी भाई बहनें भी हैं? हाँ, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, एक छोटा भाई है। अच्छा, वो क्या करते हैं? पेस्टिसाइड की दुकान है आजकल। वो दोनों भाइयों का? हाँ, मतलब एक भाई है, मतलब मेरे अलावा। हाँ। वो पेस्टिसाइड की दुकान चलाता है, अपनी दुकान है खुद। और दोनों बहनें? वो तो अपने अपने घरों में हैं, सब नाती पोते वाली हो गई। अच्छा, तो वो तीनों ठीक है, उनको कोई आंखों की समस्या नहीं है? उन्हें कोई समस्या नहीं है, पर मेरे साथ एक और हुआ था। वो मेरे से 3-4 घंटे पहले, उसकी एक आंख थी। मतलब आप ट्विंस थे? जी हाँ। अच्छा, तो फिर वो क्या करता है? वो तो बस ज्यादा नहीं, 1.5 साल तक ही रहा इस दुनिया में। अच्छा जी। फिर वो दुनिया छोड़ गया दुनिया। तो बंसीलाल जी, आप फिर गायत्री परिवार की मदद से आपने स्कूल में एडमिशन किया, तो परिवार से दूर हो गए हॉस्टल में रहने के कारण? जी हाँ। तो कभी आपको लगता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ, माँ बाप का प्यार मिले, घर परिवार में खेले कूदे भाई बहनों के साथ, ये सब चीजें? मुझे उस समय मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि एक बार मैं घर से निकलकर 2-4 दिन लगा दिक्कत। हाँ। फिर मैं वहां रम गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि चलो, एक तो मेरा छोटा भाई था, वो तो कोई दिक्कत नहीं, उस समय वो 3 साल का था। बड़ी बहनें तो दोनों ठीक थी, और हाँ, बहनों का थोड़ा लगता था, पर 2-4 दिन के बाद वो भी भूल गया। पर मुझे याद है कि स्कूल जाने से पहले मैं अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में बैठा करता था। अच्छा। तो वहाँ एक मेरा चचेरा भाई था। तो मेरी बड़ी बहन मुझे तैयार करके भेजती थी। वो लाने में आनाकानी करता था, लेकिन मुझे अपने गांव में मोबिलिटी थी कि मैं गांव में कहीं भी बड़े आराम से बिना छड़ी के घूम लेता था। अच्छा। तो गांव में कहाँ छड़ी, बचपन में तो ऐसे दौड़ भाग करते रहते, तो पूरे गांव का रास्ता मुझे कंप्लीटली पता था। और वो एक बार उसने बाउंड्री में से चिल्लाना शुरू कर दिया। अच्छा। जैसे मेरी बड़ी बहन मुझे एंटर कर गई बाउंड्री में, और वो अंदर से ही स्कूल से बोला अपने गांव के अंदाज में बोला, लाओ नहीं गा। तो मेरी बड़ी बहन ने कहा वो ऐसे वो तो आ जाता है, तू लाया मतलब आ जाएगा। तो उसके टीचर ने पिटाई की। अच्छा। ये वो चचेरा भाई करता था। फिर उसने और एक लड़के ने वो जो पट्टी होती है उस पर कुछ गंदा सा बनाया। उन्होंने सोचा इसका नाम लेंगे तो हम बच जाएंगे। जो टीचर ने होमवर्क दिया था, तो उन्होंने चेक किया, तो टीचर ने देखा तो कहा कि किसने बनाया ये? कहा कि इसने बनाया। तो मास्टर ने कहा कि वो तो उल्टी सीधी कलम चला ले वही बहुत है, वही अंधा है, वही कैसे बनाएगा? मेरी चाची थी, जब उन दोनों की पिटाई लगी तो मेरी चाची ने कहा कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा। आपको? हाँ। अच्छा। बोला कि मेरा बेटा तो पढ़ेगा और तो उसकी जिंदगी खराब कर देगा, तुझे तो पढ़ना है नहीं, तू तो अंधा है। अच्छा। तो लेकिन मेरी माँ ने कहा तू जाएगा। वो कौन होती है, भेजने वाले हमें। तो मैं जाता था। और आज इसकी स्थिति वो है कि वो अपने एक बेटे को नहीं संभाल सकी और वो आज पागल है। कौन?
वो चचेरा भाई पागल है। अच्छा, ओके। उसकी माँ अपने एकमात्र बेटे को नहीं संभाल पाई। ओ, दृष्टिवान है वो? हाँ, वो दृष्टिवान है, मुझसे 4 महीने बड़ा है। अच्छा, ओके। तो बंसीलाल जी, ऐसे जिंदगी के उतार चढ़ाव ये पढ़ाइयों के साथ आपने कहाँ तक पढ़ाई किया फिर? पढ़ाई तो मैंने 12वीं तक की, 8वीं तक हरिद्वार से, फिर हाई स्कूल इंटर लखनऊ से। अच्छा। फिर मुझे आगे बीए करना था। ये पूरा अपने स्पेशल स्कूल में ही पढ़ाई की? हाँ जी। ओके। फिर मुझे आगे बीए करना था तो कुछ अपने ही ब्लाइंड साथियों ने मुझे गुमराह किया। दिल्ली में मुझे जगह नहीं मिली। इसके लिए मैंने 1 साल खराब करने को भी सोचा था कि दिल्ली में अगर मैं 1 साल खराब कर दूंगा और आगे मुझे पढ़ने के चांस मिल जाएंगे, लेकिन जो सोचा था वो हुआ नहीं। लोगों ने कहा कि जो सेवा कुटीर का बाल सदन वाला स्कूल है वहां अगर किसी की एमपी के सोर्स लेकर चले जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। मेरे पिताजी तो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अच्छा। उस समय के एक थे एमपी लक्ष्मी नारायण पांडे, और जब 4 दिन पहले अपने इलाके में आए थे तब उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, आ जाना। और जब हम उनके आवास पर गए फिरोज शाह ए में, तो उन्होंने कहा कौन नाथूलाल, कहाँ से? मेरे पिताजी का नाम लेके बोले, तो बोले कल 10 बजे के बाद बात करना। 10 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरी मार्कशीट तो देखी नहीं, वो मेरे पास है। बोले कि मैंने स्कूल में बात की थी और इनके मार्क्स कम है, आप इसका एडमिशन यहाँ नहीं होगा। अपने आप से कहानी बना ली। अच्छा। हाँ, जबकि अभी तो मैंने मार्कशीट स्कूल में ही नहीं दिखाई, तो उसने कहाँ से देख ली। फिर और प्राइवेट हॉस्टल देखे पर कहीं मुझे जगह नहीं मिली। फिर 1 साल घर में बर्बाद हो गया। तो अभी बर्बाद होने से पहले मैंने ही कहा घर में अगस्त में कि मुझे पढ़ना है तो मैं यहाँ मंदसौर में भी पढ़ सकता हूँ। तो मेरे भाई ने फॉर्म भरा, बोला ठीक है। पहले तो बोला कि मंदसौर में तो रैगिंग वगैरह होती है। मैंने कहा मुझे पता है, हर कॉलेज में होती है, मेरे लिए कोई नई बात नहीं, हमारे दोस्त लोग बताते हैं। फिर उसने बोला कि तुम्हारा प्राइवेट फार्म भरवा देंगे। प्राइवेट फार्म भरवाया अक्टूबर में, और उसने फिर ये पॉलिटिक्स चली के फिर अपने लिए बुक लाया 90, वो जनवरी के जो लास्ट 15 डेज बचे थे उसमें। सोचा तो यह था कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो बात बन जाएगी, एक पुस्तक से पढ़ेंगे। पहले उसका कहना यही था, पर बाद में उसने पैंतरा बदल दिया और बोला कि अब अगले साल तुम जैसे मर्जी पढ़ना। ये साल खराब हो गया 98 to 99 का। अब 99 में लोगों ने बोल दिया कि तुम AICB में कौन सा आप यहाँ रह के पढ़ लेना, वहां तुम शॉर्ट हैंड भी कर लोगे, डबल काम हो जाएंगे। वहां गया तो वहां शॉर्ट हैंड ही कर सकते थे। वहां शॉर्ट हैंड में हमने पूरी मेहनत की, तो पढ़ाई के लिए मेरे पास समय नहीं था। अच्छा। मैं एडमिशन लेकर के भी नहीं पढ़ पाया। मतलब वो मुश्किल था करने के लिए, या क्या था जो 2 चीज साथ नहीं कर पाए? नहीं, वहां तो लोगों ने मुझे यहाँ भी थोड़ा सा गुमराह किया, क्योंकि वहां की इतनी मेहनत ही करवाते थे कि हम और काम कर ही नहीं सकते थे। वो पहले ही कहते थे यहाँ रहकर तुम एक ही काम कर सकते हो। अच्छा। और मतलब शॉर्ट हैंड आप सीखो और संस्था का काम करो, लेकिन पढ़ाई का टाइम नहीं। पढ़ाई की नहीं, क्योंकि वो एक तो है ना, वो बोरिंग, एक तरह से देखा जाए तो बोरिंग विषय है, टेक्निकल है ना, तो उसके लिए हमें पूरा समय देना चाहिए, तभी आदमी उसमें पारंगत हो पाता है। वरना हम 2 काम करके मेरे जैसा आदमी तो नहीं कर सकता था। मैं एक ही काम में दिमाग लगा सकता। तो फिर ये साल भी बेकार हो गया। तो सेवा कुटीर, लेकिन आपने शॉर्ट हैंड तो सीख लिया ना? शॉर्ट हैंड सीख ली। मेरी टाइपिंग अच्छी हो गई थी, लेकिन अब ये था कि शॉर्ट हैंड का मतलब यह था कि अगर एक शब्द भी आप साइन के बगैर चूक गए उसमें खुला मीनिंग बदल जाता है। हाँ, मीनिंग बदल जाएगा, छूट जाएगा, क्योंकि एक शब्द, एक साइन के कई मतलब होते हैं। तो एक शब्द के चूक जाने से आपकी पूरी स्पीड डिसबैलेंस हो सकती है। इस वजह से मेरा टाइपिंग तो अच्छा हो गया पर शॉर्ट हैंड नहीं बन पाया। तो फिर मैंने पढ़ाई का इरादा छोड़ दिया। 1 साल फिर ऐसे घर में बैठना पड़ गया। फिर एक मेरे दोस्त ने बोला कि हाँ, घर में रह के तो कुछ करोगे नहीं, बाहर तो तुम अपना कुछ भी कर्म कर सकते हो। फिर मैं 2003 में फिर देहरादून में शॉर्ट हैंड करने गया। 2002 में 3 में वहां से निकला, शॉर्ट हैंड किया। उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी सर्टिफिकेट दे करके। अच्छा। 60 का सर्टिफिकेट दे करके। लेकिन सिखाया कुछ नहीं? सिखाया तो मैं ऑलरेडी सीखा हुआ था, मुझे शब्द और साइन तो याद थे, पर लिखते समय जब हमें स्पीडली लिखना होता है तब अगर कहीं भी एक भी वर्ड चूक गए तो वहां डिफिकल्ट हो जाता। मैं अपनी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। हुआ ये कि फिर ये साल भी चला गया
फिर 2003 से 2004 तक समझ भी नहीं आया कि क्या करूं। एक दोस्त ने मेरे फोन किया कि तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ कुछ तो कर्म कर लोगे। फिर दिल्ली आया। उस समय एस.के. रोंगटा जी ने एक अभियान चलाया था, TRC, ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। वहां पर हमने 3 महीने की ट्रेनिंग की। उसमें कॉपी, रजिस्टर, फाइल कवर, चौक और दोने पत्तल बनाना सीखा, पेपर प्रोडक्ट। 3 महीने बाद फिर उन्होंने 3 महीने का जो ट्रेनिंग पीरियड था उस समय तो उन्होंने 2550 रुपए के हिसाब से दिया। उसके बाद प्रोडक्शन जब उन्होंने चलाया तो पीस रेट पर कर दिया, 15 रुपए 1000 पीस बनाने पर। तो फिर हमने छोड़ दिया और ये दोना बनाना छोड़ दिया। फिर मैंने STD PCO लगाया वहीं जहां मैंने शॉर्ट हैंड किया था, रोहिणी सेक्टर 5 में AICB के पास। अच्छा। कॉल सर की अनुमति से। फिर जब TRC में सैलरी बढ़ गई तो फिर से दोबारा से मैंने वहां जाकर काम किया। TRC में कहाँ पर? वही रोंगटा जी ने टिकरी बॉर्डर में उस समय स्टार्ट किया था। ये TRC क्या है? ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर। अच्छा, ओके। जी हाँ। तो वहां पे क्या नौकरी कर रहे थे? वहां पर वही दोने पत्तल और कॉपी रजिस्टर, फाइल कवर वगैरह यही। अच्छा, बनाने का। हाँ जी। नौकरी। ओके। तो एक दिन में कितने बनाते थे आप? एक दिन में बन जाए तो असल में लोग बनाने वाले तो 7-8 हजार भी बना लेते थे पीस दोने पत्तल के जी। पर हर आदमी इतना नहीं बना पाता था। मेरे से कभी 4000 हो जाए तो हो जाए, वरना 3.5 तो होता ही था। वहां 2011 तक काम किया। अच्छा, अब स्टाफ करप्ट था या उनका बंद करने का इरादा था या हम लोगों की एबिलिटी जो उन्हें चाहिए थी वो नहीं थी, कोई कारण समझ में नहीं आया और उन्होंने बंद करने का ऐलान अप्रत्यक्ष रूप से किया कि अपनी क्वालिटी सुधार लो वरना 2 महीने में आपको हटा देंगे। तो मैंने माफी मांगना नहीं सीखा, मैंने हर चीज को धमकी समझा और मैंने कहा कि आप 2 महीने बाद निकालोगे, मैं कल से ही नहीं आऊंगा। हाँ। जी। तो फिर मैंने अगले दिन से ही छोड़ दिया और ट्रेन में सामान बेचने लगा। अच्छा। हुआ ये कि 2 महीने बाद जो 100-150 लोग और काम करते थे उनको भी धीरे धीरे क्वालिटी का हवाला देके निकाल दिया। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पर मेरा निर्णय यूँ समझ लो कि सही था। फिर वो कैसे चलता है दोने बनाना, ये सभी चीजें सभी को निकाल दिया तो? अब यहाँ थोड़ा कहते हुए मुझे शर्म आएगी अपनी कम्युनिटी के ऊपर कि मैं क्या कहूँ, पर यह उचित नहीं लग रहा कि मैं क्या बताऊं जी। यूं कह सकते हैं कि बहुत से लोग हमारे जैसे बेच लेते हैं, ये तो अच्छी गर्व की बात है। कुछ लोग कलेक्शन कर लेते हैं, छोटे छोटे रसीद, संस्था के नाम पर रसीद लेकर के या अपने आप बनवा करके कुछ लोग कलेक्शन करते हैं। इस तरह से अपना गुजारा लोग करते हैं, पर मुझे यह मंजूर नहीं था। मैंने ट्रेन में सामान बेचना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि अपना घर चलाना जरूरी था जी। नहीं भी चला रहा तो भी अपने लिए जरूरी था। तो अभी तक जितने भी खर्चे होते थे, पढ़ाई, इन सभी चीजों का घर से भी मिलता था आपको? जब हम स्पेशल स्कूल में पढ़ते थे तो वहां सब कुछ था। प्राइवेट स्कूल था, आश्रम था और खाना पीना, कपड़ा, रहना सब कुछ फ्री। पढ़ाई के नाम पर हमने घर से कभी कुछ नहीं लिया। अच्छा। फिर उसके बाद जब आप नौकरी वगैरह करने लगे, आप दूसरे के साथ जब देहरादून ये सब जगह पे गए, वहां पर भी आप आत्मनिर्भर थे? जी हाँ। मतलब कभी भी आपको घर पे वापस जाकर के या कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, बाय द वे कभी कभार थोड़ा ये बीच का दौर था, इसमें हमने कभी कभी थोड़ा मांगा। अच्छा। तो अपनी इच्छा से जो दे दिया वो ठीक है। फिर एक दौर आया कि जब हमारी शादी हो गई और हमने, अच्छा ये भी मजे की बात है कि पहले पूछ लेते कितना चाहिए। हमने बोला 5000। तो बोलेंगे 2500 देंगे। मतलब 5000 हमने बोला, वो 2500 देंगे घर से। हाँ। और अच्छा ये भी नहीं कि हमने हमेशा मांगा हो, साल 2 साल में कभी चले गए, हम 6 महीने में गए तो भी, साल में गए तो भी, 2 साल में गए तो भी। समय कोई मायने नहीं रखता उनके सामने और ना ही कोई क्वांटिटी मायने रखती है, बस इससे ज्यादा नहीं मिला। बहुत बार एक बार हमने किसी प्रकार से 10,000 मांगा था तो 5,000 दिया था। अच्छा। मैंने कि ये मान के चलता हूँ कि अगर मैं मांगना भी चाहूँ
तो मैं जितना मैं मांगूंगा उससे आधा ही मिलेगा। ये बात। कभी आपको दुख नहीं होता था कि घर वाले कभी सपोर्ट नहीं लिया, जिम्मेवारी नहीं लिया, जरूरतों को नहीं समझे, आप जहाँ पर है ठीक है नहीं है, जिंदा है, क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं? हमें अपनी परिस्थिति का पता है, हमने एक बार परख लिया तो उसके बाद हमने सोचा ठीक है, दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, कोई बात नहीं। तो फिर इस पर चिंता क्या करना है। अर्जुन को उपदेश दिया गीता में कि मरना तो एक दिन है ही जी। तो कर्म करके मरो। तो हमें पता है कि जब उन्होंने कुछ करना है ही नहीं। और होता भी है ना कि वो ये समझते हैं कि इस उम्र में तो हमने संघर्ष करना शुरू कर दिया था, तो ठीक है, फिर हम भी क्यों मांगे। उनकी इच्छा, उनकी जो सोच है उस हिसाब से हम कम से कम अपना खर्च तो चला ही लें। ये सोचकर हमने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और यही अपने संतुष्टि के कारण हम खुश रहते हैं ना, कि संतोष शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषम समम सुखम। जी जी हाँ। तो बहुत जल्दी आप जीवन के पाठ पढ़ लिया। जी हाँ। तो बंसीलाल जी, फिर हम आवाज की दुनिया से जीवन में बहुत सारे मोड़ और उतार चढ़ाव देख लिया है। फिर उस आवाज पे अगर हम आते हैं, आप मिमिक्री के बहुत सारी चीजें करते हैं, तो थोड़ा सा और कुछ मिमिक्री करके सुनाएंगे? तो हाँ, तो हम बचपन में समाचार वगैरह बहुत सुना करते थे और रामायण बहुत देखते थे। अच्छा। तो वो कुछ आवाजें, जैसे अभी आपने जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आवाज बनाई थी, वो एक समाचार वाचक थे, मशहूर समाचार वाचक देवकीनंदन पांडे, वो उनकी आवाज थी जी। तो 80-90 के दशक में उनके बहुत आवाज आया करती समाचारों में जी। तो वो कुछ इसी तरह से बोलते थे। ये आकाशवाणी है। अब आप देवकीनंदन पांडे से समाचार सुनिए। कोरोना काल में जिस प्रकार देश के सभी संस्थान ठप थे, तो वहीं दूसरी ओर रिकॉर्डिंग क्लब अपने वर्चुअल रूप में अपनी दृष्टि दिव्यांग भाई बहनों के साथ जुड़ा हुआ था। सारे संस्थाओं ने जहां एक और कार्य करना बंद कर दिया, वहां इस संस्थान ने दृष्टिहीन साथियों के लिए किताब, पत्रिकाएं एवं पठन सामग्री को ध्वनियांकित रूप में उपलब्ध कराना जारी रखा। साथ ही रिकॉर्डिंग क्लब ने सभी दृष्टिबाधित बंधुओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी। इस दौर में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं हो सकता था। इसी स्थिति में देश के सभी दिव्यांग दृष्टिहीन साथियों के लिए रिकॉर्डिंग क्लब ने एक महत्वपूर्ण कार्य करते हुए अपना अमूल्य योगदान दिया। दूसरे थे रामानुज प्रसाद सिंह। अच्छा, वेरी नाइस। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से ही समाचार सुनिए। कोरोना के बाद एक बार फिर रिकॉर्डिंग क्लब ने अपनी गति जारी रखते हुए भौतिक तरीके से अपना कार्य एक बार फिर आरंभ कर दिया है। हालांकि पिछले कन्वेंशन के साथ साथ इस बार भी पुनः भौतिक तरीके से कार्य प्रारंभ कर दिया है। रिकॉर्डिंग क्लब एक व्हाट्सएप ग्रुप ही नहीं, आजकल एक ट्रस्ट बन गया है। इस ग्रुप ने एक नया ऐप जारी किया है, जिसके कारण सभी दृष्टि दिव्यांग बंधु एवं बहनें अपनी सभी पुस्तकें, पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र को सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। जी। तो न्यूज के अलावा क्या सुनते थे आप रेडियो में? गाने सुनते थे। अरे वाह। हाँ, और जो पहले रामायण आती थी 87-88 में, हाँ, वो रामानंद सागर जी की। हाँ जी, रामानंद सागर की। वो जी। उसके एक से एक पात्र बड़े एक अच्छे ढंग से तैयार किए गए थे, और इतने अच्छे कि अगर आप कहीं टॉयलेट में बैठे और दूर से हल्की सी भी आवाज आ रही हो ना, तो आप बता देंगे फला पात्र बोल रहा है। ओह। जी हाँ, इतनी क्लियरिटी थी उसमें। अच्छा जी हाँ। तो उसका भी नकल करते आप? हाँ, ये उसका भी नकल करते हैं। एक पात्र है जी, रीक्षराज जामवंत। अच्छा। वो बोलते हैं, ऐसी स्थिति में आप चुपचाप क्यों खड़े हैं पवन पुत्र हनुमान? इस समय हमारी समस्या का समाधान आप ही हैं। आप में वो अतुल्य बल है जो आप भूल चुके हैं। एक ऋषि के शाप के कारण
आपको अपनी शक्ति का भान नहीं है। याद कीजिए हनुमान बोलते हैं, जागो बजरंग बली जागो। इस समुद्र को मैं 350 कोस से ज्यादा पार नहीं कर सकता, क्योंकि देवासुर संग्राम में मुझ में अपार बल और साहस था। तब मैंने विंध्याचल पर्वत की 21 बार प्रदक्षिणा की थी, परंतु अब मुझ में वो सामर्थ्य नहीं। जागो बजरंग बली जागो। और युद्ध नीति के अनुसार इस शव पे हमारा अधिकार है। इस शव की हम ऐसी दुर्गति करेंगे कि लंकावासी देखते रह जाएंगे। इस प्रकार बोलते थे। और माल्यवान जो रावण के नाना थे, बोले जी, लंका का एकमात्र जीवित व्यक्ति मैं माल्यवान आपको विजयी मानकर आपके सम्मुख आत्मसमर्पण करने आया हूं। इस तरह बोलते थे वो। जी, एकदम ऐसा ही लगता है कि जैसे रामायण देख रहे हैं हम। और क्या कैरेक्टर्स याद है आपको? और एक रावण जी, तो ये भी बड़ा शानदार किरदार था। हाँ हाँ, राजा जब प्रार्थना करता है तो इसका अर्थ है वो आज्ञा दे रहा है, और लंकेश रावण की बात न मानने का परिणाम आप जानते हैं। इसलिए तुम्हें वही करना चाहिए जो हम कहते हैं। सीते, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं, इसीलिए तुमसे मीठी मीठी बातें करते हैं। सूर्य, चंद्र, नवग्रह जिसके सम्मुख हाथ बांधे खड़े रहते हैं, वही त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने हाथ बांधे प्रेम की भिक्षा मांगे खड़ा है। अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ, अन्यथा यूं समझो, अपनी इच्छा से हमारी शरण में आ जाओ, अन्यथा तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। ओके। तो आप रामायण और ये सुंदरकांड ये भी सुनाते हैं? हाँ जी। तो मतलब ये पारायण करने जाते हैं, कैसे क्या सुनाते हैं? नहीं, अभी पारायण तो नहीं किया। एक होता है अखंड पाठ। अच्छा, अखंड पाठ करते हैं जब 24 घंटे का होता है। अच्छा। तो हमारी टीम में 6-7 सदस्य होते हैं। सभी दृष्टिबाधित थे और सभी बेरोजगार हैं। ओके, कहाँ करने जाते हैं आप लोग? अब मान लीजिए आपने बुलाया, किसी ने बुला लिया, या किसी मंदिर पे बुला लिया गया, तो वहां हम करते हैं। घरों में, मंदिरों में, जो जहां भी जैसा अनुष्ठान मिल जाए वो कर लेते हैं। सुंदरकांड भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा सुनाइए उसकी झलकियां। हाँ जी। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही पर खेहू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहू सीत ही देखी, हुई काज मोही हर्ष विषेखी। यह कही नाई सबनि कहूँ माथा, चले हर्षिय घर रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। क्या था वो? चलिए, इतना भी है, फिलहाल इतना याद नहीं होता है। उस समय तो बुक होती है हाथ में। अच्छा, ब्रेल में लिखा हुआ रहता है आपके पास, फिर उसको पढ़ के सुनाते हैं। फिर जहाँ पे आपको मिलता है थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करके जाते हैं? हाँ, प्रैक्टिस क्या, हाँ, इतना पढ़ते पढ़ते तो हमारा काम हो ही जाता है। फिर बुक लेके जाते हैं ना, तो फिर हो जाता है। तो वो हो जाता है। तो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सभी के साथ जाते हैं? जी हाँ, हमारे पास तबला या ढोलक और हारमोनियम होता है, उसके साथ जाते हैं। तो फिर उससे आपको कुछ पारितोषिक मिल जाता है? जी हाँ। ओके। तो ये जब आप ये सब कर सकते हैं, तो फिर आप ट्रेन में सामान बेचने क्यों जाते हैं? नहीं, ये असल में क्या है कि ये प्रोग्राम हमें कभी कभी मिलता है, जो हमें ले जाते हैं साधों से। एक हमारे साथी हैं जी, उनको पर्सनली प्रोग्राम बहुत मिलते हैं। जैसे कहीं अपने घर में कोई करवा रहा है या मंदिर में कोई, तो जानकार उन्हें स्पेशली बुला लेते हैं जी। लेकिन जब कभी टीम वर्क होता है, महीने 2 महीने में 1 आध बार कभी मिल जाता है। ये साइड में था ना जी, ये चक्कर है। और बाकी इसलिए हम ट्रेन में सामान बेचते थे कि अपना गुजारा उससे चले। ये साइड का मामला था। सो बंसीलाल जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं, शॉर्ट हैंड सीख लिया, फिर दोने बनाना, ये सब चीजें सीखा,
फिर भी आप जाकर के ट्रेन में सामान बेचते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पाए या फिर किस विषम परिस्थिति में आकर के आपको ये ट्रेन में बेचने का ये सारा काम करना पड़ा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक कारण यह था कि एक तो हमने अपनी जिंदगी शुरुआत कर दी थी जी, दूसरी बात कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास और कहीं से हेल्प मिलने की संभावना नहीं है कि हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकें। अगर हम गवर्नमेंट से भी लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट पहले हमारे पास काम चलता हुआ देखेगी, तब गवर्नमेंट जो है हमें लोन देगी और उसके लिए हमें स्टेबल होने के लिए पैसा तो चाहिए, तो वो उतना नहीं था, तो हमें यह काम करने की जरूरत थी। फिर ये ट्रेन में सामान बेचने का कैसे जानकारी मिली आपको? हमारे बहुत सारे साथी ट्रेन में सामान 2001 से बेच रहे हैं। अच्छा। उन्होंने तो मुझे गुमराह किया। हुआ क्या कि मैं खाली भटक रहा था, तो हमारे 3 साथी थे, हमारे ही स्कूल के, हरिद्वार के पढ़े हुए। बोले कि मैंने उससे कहा कि यार तुम बताओ मैं कैसे कैसे क्या करूं। एक ने बोला कि मुझे तेरी आवाज पसंद नहीं, मुझे एलर्जी है, तू मत बोल, तू अगर मूंगफली बेच के दिखा दे तो मैं मानूंगा। अच्छा। दूसरे के पास गया, बोला पुलिस सामान छीन लेगी, मैंने कहा जब छीन लेगी तब छीन लेगी। तीसरा एक और बंधु था, उसने पहले खुद पूछा, अच्छा अभी तो ये सब ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है, तो क्या करेगा, संस्थाएं भी कब तक रखेंगे। मैंने कहा तुम्हें बताओ क्या करूं मैं। तो वो बोले कि तुम कलेक्शन कर लो। किस चीज का कलेक्शन? वही जैसे ब्लाइंड स्कूल के नाम पर रसीद बनवा के या किसी ब्लाइंड स्कूल से लेकर के, वो ब्लाइंड स्कूल भी होते नहीं, नाम होता है, वो ऐसी ही संस्थाएं होती है। अच्छा। उनसे लेके कलेक्शन कर लो। ये मुझे पसंद नहीं था, तो फिर मैंने कहा ठीक है, ऐसा रूट बताओ जहां तुम न जाते हो, अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा घाटा होगा तो वो रूट बताओ। वो लड़का मेरे साथ का पढ़ा हुआ था जो बाद में जाके प्रमोशन पा गया। वो कहता ठीक है, हम तो सीनियर होने के नाते कह रहे हैं, बाकी तुझे जो लगता है वो कर। वो कर तो पाएगा नहीं, तो मोटा है, तेरी मोबिलिटी भी नहीं है, गाड़ी कई बार पुल पे रुक जाती, तो सोचेगा कि स्टेशन पे रुकी, और तू चल निकलेगा तो सीधा ही नीचे नदी में जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा बोला उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है। उस समय मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। अच्छा। फिर जब मैं आया दिल्ली अपने एक दोस्त के बुलावे पर, तो मैंने देखा कि नॉर्मल पर्सन बसों में भी सामान बेचते थे। हमने कहा ये बसों में सामान बेचना जी ट्रेन से भी ज्यादा टिपिकल है जी, और इसमें काम करके मैं उसको ये दिखाऊंगा कि मेरी मोबिलिटी है या नहीं। बस का थोड़ा और भी थोड़ा टेढ़ा कमी, बस तो बहुत हिचकोले खाती है जी, लाइट रेड लाइट पे भी रुकती है जी। हमने कहा ठीक है। मैंने सदर बाजार गया और सामान खरीदा, पेन खरीदे थे जी, पेन कंघा ये सब खरीदा और वापसी में आते से ही शुरू कर दिया जी। पहले तो अपने दोस्त को दिखाया, और मैं दोस्त हमारे रोहिणी में रहते थे, श्री रामनाथ साहब जी, और मैं मंगोलपुरी में एक हॉस्टल में रहता था। और 15 मिनट का जो सफर था वहीं से दोस्त के घर से निकला और वहीं से शुरू किया। उस 15 मिनट में मैंने 3-4 पैकेट बेचे। अच्छा। तो हौसला बढ़ गया, मैंने कहा अब यही करना है जी। फिर मैंने अगले दिन जाकर के धूप बत्ती, अगरबत्ती, डस्टर, पोछे ये सब मार्केट से उठाए जी। तो सुबह कॉलोनीज में जाके ये बेचता था, लंच के बाद जाकर के बसों में पेन बेचता था। अच्छा। ये होता था कि जो पॉश एरिया में गलती से अगर पहुंच गए तो वहां पर चौकीदार वगैरह कई बार रोक देते थे, और जो नॉर्मल कॉलोनी होती तो वहां आराम से बिक जाता था जी। फिर बसों में बेचा तो बसों में भी कभी ऐसा भी होता था कि कोई अगर 10 रुपए की चीज है तो उसके 20 रुपए भी दे देते थे। कॉल साहब के पास पहुंचा जहां हमने शॉर्ट हैंड की ट्रेनिंग की थी जी। वो दृष्टिहीन जगत के अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं जी। मैं वहां गया तो अंदर 60-70 रुपए का सामान तो वहां मैंने बेचा। फिर कौशल के पास गया तो उन्होंने कंघे का पैकेट लिया जी। 10 रुपए की जगह उन्होंने 20 रुपए दी। जी। उस समय तो नोट आसानी से पहचाने जा सकते थे, पुराने नोट जी। मैंने कहा सर ये तो 20 का नोट है। बोले जा ले जा यार। जी। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि तुम कलेक्शन नहीं करते और हमें ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर वहां से फिर मैंने ये बेचना शुरू किया। फिर टीआरसी खुल गई, फिर वहां काम किया। फिर वहां से छूटा, जब ये बंद हो गया फिर दोबारा मैंने कहा अब तो मैं ट्रेन में बेचूंगा। फिर एक दूसरा साथी मिला, वो हमारे स्कूल का नहीं था लेकिन उसने हमें गाइड किया, और फिर मैं सदर बाजार जाके फिर मैंने सामान बेचना शुरू किया। और ट्रेन में बेचना तो और भी आसान है। इस बीच जब मैं बस में बेचा करता था तो अचानक वो हमारे एक दोस्त को तीनों साथी मिल गए, सर बंसीलाल क्या कर रहा है। उन्होंने तीनों का जवाब दिया। फिर वो एक रोंगटा जी की रैली में मिले, तीनों का जवाब दिया। जिसने कहा था कि तू मोटा है, तेरी मोबिलिटी नहीं है,
उसको जब मैंने जवाब दिया अपने तरीके से जी कि तू तो ये कहता था, तो कहता यार तूने काम तो अच्छा शुरू कर दिया पर दिल तोड़ दिया। हमने कभी तुमने तो दिल हमारे काम करने से पहले ही तोड़ने की कोशिश की थी, हमने तो तुम्हारा तोड़ा ही नहीं। तो ऐसी बात है, अपने ही साथी है कई बार हमें गुमराह करने की कोशिश करते। क्या यूं कहिए कि वो अपनी शक्ति परीक्षण करना चाहते हैं, कुछ भी जी। फिर भी आपने अपनी हिम्मत नहीं हारी, आप सकारात्मक रहे, अपनी बलबूते और अपनी जो मूल सिद्धांत है उसके नहीं छोड़े जीवन की। बहुत अच्छी बात है। तो बंसीलाल जी, आगे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या फ्यूचर देखते हैं आप? अभी मुझे अपना कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, जो होगा देखा जाए। इस बीच में आप रिकॉर्डिंग क्लब से कैसे जुड़े? जब मेरे पास स्मार्टफोन आया तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप आए, फिर रिकॉर्डिंग क्लब का भी नाम सुना तो कहा चलो यार न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलेंगे तो मैं भी जुड़ता हूँ। फिर मैं किसी ने नंबर दिया तो मैं जुड़ा, फिर वो डाउनलोड नहीं होता था, मूड खराब होने लग गया, छोड़ यार। फिर मैंने लीव कर दिया तो संदीप भाई का फोन आया, अरे बंसीलाल जी आप लीव कैसे हो गए? मैंने कहा यार डाउनलोड नहीं होता था, मन करता था पढ़ने का और डाउनलोड नहीं होता, मेरे मूड खराब हो गया, मैंने लीव कर दिया। यार जुड़े तो बड़े उत्साह थे और एकदम से यार डाउन हो गया। फिर दोबारा जुड़े, अच्छा ग्रुप से तो बेशक मैं दोबारा भी लीव कर गया, लेकिन ये जो मन की आंखों से और मधुबन रेडियो का जो एक दूसरा हमरा ही आता था जी, इसको मैं जरूर सुना करता था। अच्छा, फिर उस कारण से फिर जुड़ गए? हाँ जी। तो जब आप ये दोनों कार्यक्रम सुनते हैं आपको क्या लगता था, कैसे लगते हैं प्रोग्राम? हाँ, मुझे लगता था कि यार ये प्रोग्राम तो बड़े इंटरेस्टिंग है और कहाँ से संदीप भाई ढूंढ के लाते हैं। और मैंने देखा कि बहुत से तो हमारे बीच में से ही लोग हैं, कुछ तो चलो लेक्चरर प्रोफेसर और जो भी होंगे अच्छे पोस्टेड लोग, लेकिन देखा कि कुछ लोग ऐसे भी थे, पराशर थे वो जो भागवत करते हैं, वो हमारे बीच में ही सही है। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम देखे तो मैंने कहा हाँ यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा। मैंने कहा यार अपने अंदर क्या एबिलिटी, कुछ नहीं है, पढ़ाई थोड़ी सी की और लगे ट्रेन में बस में सामान बेचने और रामायण पढ़ते हैं, बस अपनी हल्की फुल्की जिंदगी है, इसमें क्या हमारा, हम तो यहाँ तक पहुंचने की कोई उम्मीद थी नहीं, कोई चांस नहीं लग रहा था कि यहाँ तक पहुंचेंगे। और अभी जब आपके आने से पहले वो मैडम ने इन्फॉर्मेशन दी, तब तक भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि हम यहाँ तक पहुंचेंगे जी। ये तो संयोग ही कह सकते हैं। बंसीलाल जी, आपके पास इतनी सारी खूबियां हैं कि आपकी इंटरव्यू क्यों नहीं लेंगे? हर एक की जीवन की कहानी अलग है, जरूरी नहीं है जिनके पास क्वालिफिकेशन है वही इंटरव्यू देने के लायक है। नहीं, क्वालिफिकेशन के साथ साथ ऐसी कोई एबिलिटी भी नहीं है, कोई बड़ा ओहदा या कोई बिजनेसमैन हो अच्छे, या ऐसा भी कुछ मैंने सोचा था कि कुछ है ही नहीं। वही ये सभी चीजें होने से इंटरव्यू दे सकते हैं, कौन कहते हैं? आपके पास इतनी अच्छी आवाज है और उस आवाज से आप लोगों का मनोरंजन करते हैं, गीत गाते हैं, ये क्या बोलते हैं, रामायण सुनाते हैं, और जीवन की अनुभव है आपके पास कि क्या सही है क्या गलत है और क्या चाहिए दूसरों को सुनाने के लिए। ये आपका बड़प्पन है। तो और कुछ मजेदार सुनाएंगे? और तो फिलहाल तो यही था मेरे पास। आपकी हंसी बहुत स्पेशल है, वो नहीं सुनाया आपने? अच्छा वो एक मिनट वो सुनाता हूँ। वो बोलेगा वाह राम वाह, मान गए तुम्हारी चतुराई को। एक भिखारी ने दूसरे भिखारी से कहा मैं तुझे त्रिलोक का स्वामी बना दूंगा। दूसरे भिखारी ने पहले भिखारी से कहा मैं तुझे लंका का स्वामी बना दूंगा। जी, बहुत सुंदर। तो लोगों को आप ऐसे मनोरंजन सिखाने की कोशिश की आप कभी बच्चों को, जहाँ पे आप ब्रेल सिखाते हैं स्कूल में? नहीं, असल में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि ये चीज सिखाने वाली है। ये लोगों में ये तो अपने आप पैदा होती है जी। आप अगर साहित्य में और संगीत में रुचि रखते हैं तो कुछ चीज अपने आप आ जाती है जी। हालांकि मैं साहित्य और संगीत में कुछ लिखता नहीं हूं, ना गाता हूं, गाता भी हूं तो अपने मतलब भर का गाता हूं, मुझे संगीत का ज्ञान नहीं है और साहित्य में भी अभी कुछ लिखा नहीं है कभी कुछ, लेकिन एक सुनने से इतना है कि आपको कुछ न कुछ नया मिल जाता है जी। तो आप किसी का भी आवाज कॉपी कर लेते हैं?
नहीं, अभी किसी का तो नहीं है। आपको जो मैंने चंद आवाजें सुनाई, अच्छा, यही आती है फिलहाल। और अपने स्कूलों में 1-2 टीचरों की कभी किया करता था। अच्छा। हाँ। जहाँ आप पढ़ाई करते थे, आपके सबसे फेवरेट टीचर कौन थे? सबसे पसंदीदा? सबसे पसंदीदा टीचर थे श्री रमेश चंद्र झा, जो हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य थे जी। जो बाद में उन्होंने संन्यास लिया, क्योंकि वही आश्रम भी था। संन्यास लेते हुए भी वो प्रधानाचार्य थे। गायत्री आश्रम में? नहीं, गायत्री आश्रम तो अलग था। अच्छा। हमारा तो शैव संप्रदाय से संबंधित था जी, जो शिव को मानने वाले। वहां का उद्घोष था शिवो हम जी। तो उनके नाम लाल कपड़े वाले होते हैं और उनके नाम के आगे लगता है आनंद। रमेश चंद्र से वो रमेशानंद हो गए थे। अच्छा। अजरानंद, सच्चिदानंद ऐसे होते थे। तो वो भी लेट ब्लाइंड थे। और हमारे स्कूल में इंटीग्रेटेड स्कूल था, साइटेड ब्लाइंड दोनों पढ़ते थे जी। ब्लाइंड स्कूल था नाम का, और साइटेड स्कूल भी, साइटेड भी इसके अंदर पढ़ते थे। और वो लोकल आते थे और हम लोग थे दूर दूर के जो ब्लाइंड। अच्छा। तो वो ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे, ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो नॉर्मल आदमी के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे। और जब तक हम नहीं बोलेंगे हाँ जी हमारा आंसर लिख गया, तब तक उसको आगे नहीं बोलते थे। और वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे। और बच्चा कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पुटअप करता था जिससे कि माँ बाप परेशान हो जाएं या उसको मर्यादा की सीमा मान बैठे, उस क्वेश्चन को भी वो बड़े आराम से सॉल्व करते थे और हंसी खेल में समझाते थे। पर अगर ऐसे प्रश्न पर यदि कोई हंस गया जी तो जरूर की वो पिटाई करते थे। प्रश्न पूछो शालीनता से। अच्छा। हाँ जी। और बच्चों को बहुत प्यार करते थे, अपने हाथों से बच्चों को नहलाते थे। जब हाँ, कई बार आया नहीं होती थी जी, तो बच्चों को नहलाना ही नहीं, उनकी गंद भी अपने हाथ से साफ करते थे। और बच्चों को मजाक में भी गालियां देके या वैसे भी जब गुस्सा होते थे तब भी बड़े गुस्से में भी वो बड़े अच्छे ढंग से ट्रीट करते थे। थोड़ी देर में मारना, थोड़ी देर में दुलारना शुरू करते थे। तो वो किसी की भी जो भी एबिलिटी होती थी उसको वो प्रोत्साहित करते थे जी। 2 साल तक तो मुझे संगीत में सा भी नहीं आया था। फिर 85 में एक टीचर आए थे जी। उन्होंने थोड़ा सा सा लगाना बता दिया तो थोड़ा सा गाना भी सीख गए। तब वो हर एक व्यक्ति की जो एबिलिटी उसको उभारने की कोशिश किया करते थे और उसको हर सांस्कृतिक प्रोग्राम में मौका देते थे। और अपने स्कूल में अपने जमाने में स्टार गायक था। वेरी नाइस। तो कुछ गाइए फिर स्टार गायक जी। हमें भी कुछ सुनाइए। अच्छा, तो सुनाता हूँ मैं आपको मुकेश का गाना सुनाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर सुनाइए। दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं। वो पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है दीवानों से ये मत पूछो। बहुत सुंदर। तो बंसीलाल जी, हम कार्यक्रम की अंतिम मोड़ में पहुंचे हैं। हम हर एक गेस्ट से एक सवाल जरूर पूछते हैं। मन की आंखों से ये जो कार्यक्रम का टाइटल है, इसके बारे में कि आपके जीवन में कब ऐसा महसूस हुआ कि ये जीवन मन की आंखों से देखने वाली है, स्थूल दृष्टि ज्यादा मायने नहीं रखती है। मुझे जब किसी ने हर्ट करने की कोशिश की या किसी ने भी थोड़ा सपोर्ट कर दी कि
कोशिश की, तब मुझे लगा कि अपनी मन की आंखों से देखकर जो अनुभव करें, उस अनुभव को हम अपने आसपास के वातावरण में जो भी व्यक्ति हमें ऐसा लगता है कि ये सपोर्ट करने लायक है, जो हमसे बन पड़ता है। जरूरी नहीं कि हमारे पास कोई आर्थिक उपलब्धि हो तो ही कर सके। जो मनोबल हमारे पास है वो हम उसको दें जिसके पास नहीं है, क्योंकि सपोर्ट करने वाले आदमी कम होते हैं और आपको हर्ट करने वाले ज्यादा होते हैं। तो ऐसे मौके पर मुझे जरूर एहसास हुआ। जी, तो मतलब ये दिल की बात है, भावनाएं हैं। जब हम एक दूसरे को मदद करते हैं या फिर मदद नहीं करते हैं, तो वो बताता है कि वो दृष्टिवान है या नहीं है, लेकिन आपकी मनसा क्या है। जिस तरीके से आप जीवन जी रहे हैं, आप उस व्यक्ति के साथ उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तो आप जो भी श्रोता सुन रहे हैं, उन सभी को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे। जब भी आप कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पीछे खींचने वाले ज्यादा मिलेंगे। आगे बढ़ने को आपका मार्ग प्रशस्त करें ऐसे लोग कम मिलेंगे। तो आपको सोच विचार में टाइम लग सकता है। हर किसी की एक सी बुद्धि नहीं होती है, टाइम लग सकता है। तो ऐसे में सोच समझकर आगे कदम बढ़ाएं, और जब बढ़ा लिया तो पीछे ना हटे, फिर नतीजा चाहे कुछ भी निकले। मैं यही कहना चाहूंगा। और कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम घबरा जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो तनाव की ओर ले जाता है। पर जब कभी ऐसा लगे तो आप आवश्यकता पड़ती है किसी ऐसे सहारे की जो आपके बदलते परिणाम को एक सही दिशा दे सके। बहुत सुंदर। सो बंसीलाल जी, आप यहाँ पर ब्रह्म कुमारी की आश्रम में आए हैं 3 दिन से। यहाँ की सारी परिसर में आप घूमे हैं और सुबह का राजयोग सत्र भी अटेंड किया आपने? जी हाँ। मेडिटेशन भी अटेंड किया। तो आपको क्या अनुभव हुआ? आध्यात्मिकता क्या मायने रखती है जीवन में? आज के भौतिक युग के दौर में जब हम देखते हैं कि हर तरफ स्ट्रेस और डिप्रेशन है, तो ऐसे में ये ध्यान और योग हमारे तनाव को दूर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, और ये हमें आध्यात्मिक की उन्नति की ओर ले जा सकता है। भौतिक सुख सुविधाएं तो आध्यात्मिकता से दूर ले जाती हैं, और यहाँ का जो वातावरण है देखकर बहुत अच्छा लगा। और वापस हम उसी मोड़ पर चले गए जहाँ हम बचपन में हरिद्वार में पढ़ने गए थे। तो ये देखकर हमें 3 दिन से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी, तो कोई और चीज है जो रह गया, आप जो बोलना चाहते हैं? कोई भी चीज आपके जीवन की हो, कोई छूट गई है या कुछ और बात जो बोलना चाहते हैं? और तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई छूट गई हो। सभी चीजें बताया? सभी चीज बताई हैं। अगर अच्छा, ये आप फीडबैक दीजिए, ये जो रेडियो मधुबन के जरिए जो कार्यक्रम दोनों चलते हैं, उससे क्या फायदा होता है, या वो कार्यक्रम करने से जो लगातार 4 साल से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे दृष्टि दिव्यांग साथियों के लिए कितना मदद मिलती है, क्या फायदा होता है? अगर गलती से भी इन रेडियो को ट्यून कर लेता है, मतलब अब आप मोबाइल तो छेड़ते रहते हैं, अब इस प्रकार का यदि कोई आपका लिंक आ जाता है और आपको कहीं से सुनने को मिलता है, तो उसको जरूर सुने, क्योंकि उससे बहुत लोगों को मदद मिलती है। आज वो दौर नहीं है जब लोगों को कहीं दूर से और बहुत विलंब से चेतना मिलती हो। आज तकनीकी दौर है, आपको पग पग पर नई जानकारी मिल सकती है, और तकनीक से अगर आप जुड़े हैं और आपको रेडियो मधुबन मिलता है, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो दूर दराज में बैठे हैं और उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि कोई न कोई हम आप में से ऐसा भी होगा जो इन्हीं कार्यक्रमों के जरिए जागरूक होकर बाहरी दुनिया में आया होगा। अभी मेरी कल एक किसी से बातचीत हो रही थी, बोला कि मैं तो आंख खराब होने के बाद 10 साल से डिप्रेशन में जाने वाला था, लेकिन वो ये व्हाट्सएप ग्रुप के आने की वजह से मैं बच गया। तो रेडियो मधुबन ऐसे में बहुत काम की चीज है, वो लोगों को काफी कुछ सहारा दे सकता है, लोगों को दुनिया से जोड़ने को सुनना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंसीलाल जी, आज आप रेडियो मधुबन में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुच्छ प्राणी को आपने यहाँ आने का मौका दिया।
नहीं नहीं नहीं, आपके पास जीवन के बहुत सारे अनुभव है और सबसे बड़ी ताकत आपकी मुस्कान है। तो पूरा टाइम आपको मैं 2 दिन से देख रही हूँ, आपको मैं जब भी देखती हूँ आपकी मुस्कान बरकरार रहती है। तो ये बताता है कि आप अंदर से कितना खुश है और आपके साथ जो भी रहेगा वो खुश जरूर रहेगा, मैं इतना दावा कर सकती हूँ। लेकिन वो कभी खुश रहा नहीं जो मेरे साथ रहा है। उनको पता नहीं है खुशी क्या होती है। जी हाँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आज आप रेडियो मधुबन में आए और आप अपनी जीवन की अनुभवों को और अपनी कला का प्रदर्शन किया, हम सभी का मनोरंजन किया, शुक्रिया। थैंक यू। आपने हमें मान दिया, सम्मान दिया और श्रोताओं तक पहुंचाया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम मन की आंखों से। हम यहीं पे विराम लेते हैं और हमारे साथ बने हुए थे बंसीलाल जी। आप वैसे एमपी से हैं लेकिन दिल्ली में पढ़ाई किया और वर्तमान में आप भिवानी हरियाणा में रहते हैं। तो ऐसे ही अनुभवों को सुनते रहेंगे, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4 FM।